Hello friends, welcome to UGC plugin in literature series of HPSC PGT English। हम कर रहे हैं रोमांटिक एज एंड आज रोमांटिक एज का हमारा लास्ट लेक्चर है। कल से हम शुरू करेंगे विक्टोरियन एज। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि हम राइटिंग सेक्शन भी कवर करें। आप सबको मैं दोबारा बता दूं कि राइटिंग सेक्शन के लेक्चर्स भी हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप इसी प्लेलिस्ट में राइटिंग सेक्शन के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगर आप चाहते हैं कि न्यू लेक्चर्स अपलोड होते ही आपको पता चले, सबसे पहले पता चले, तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, कोई भी नया लेक्चर आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे कि आप उसको तुरंत देख सकते हैं। आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एन रेडक्लिफ को। एन रेडक्लिफ एक फेमस नॉवलिस्ट हैं रोमांटिक एज की। इनका बर्थ जो है 1764 में लंदन में हुआ था एंड इनकी डेथ 1823 में हुई थी। इन्होंने गॉथिक नॉवेल्स को पॉपुलर किया है। गॉथिक नॉवेल्स क्या होते हैं, जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हों, गोस्टली चीजें हों, टेरर हो, फियर हो, ये सारी चीजें मिलके गॉथिक नॉवल बनाती हैं। इस विधा को, इस तरह के नॉवेल्स को इन्होंने पॉपुलर किया था। इन्होंने इनको पॉपुलर किया जिसकी वजह से इनको हम माइटी एन्चेंट्रेस भी कहते हैं और इनको शेक्सपियर ऑफ रोमांस राइटर्स भी कहा जाता है। सो ये टाइटल्स इनको क्रिटिक्स ने दिए हैं इनके गोथिक नॉवल को पॉपुलर करने की वजह से। ये अपने टाइम की मोस्ट पॉपुलर राइटर तो थी ही, साथ ही इनको यूनिवर्सली भी एडमायर किया गया था बहुत सारे क्रिटिक्स के द्वारा, या लोगों ने भी इनके नॉवेल्स को बहुत अप्रिशिएट किया। मूवीज इनके नॉवेल्स के ऊपर बनी। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करते तो इनके जो फादर हैं वो एक हेबर डैशर थे। हेबर डैशर कौन होते हैं? जो लोग अपनी दुकान में सिलाई कढ़ाई का सामान, रिबन्स, बटन रील, ये सारी चीजें रखते हैं, उनको हेबर डैशर कहते हैं। सो इनके फादर एक हेबर डैशर थे। एन रेडक्लिफ ने शादी की थी विलियम रेडक्लिफ से, जो कि एक ऑक्सफोर्ड से एजुकेटेड जर्नलिस्ट थे। वैसे तो जो इनके हस्बैंड हैं वो लॉ के स्टूडेंट थे, बट उनका लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट बना नहीं, डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने लिटरेचर और जर्नलिज्म को चुना, क्योंकि लिटरेचर और जर्नलिज्म उनको अच्छा लगा। दे नेवर हैड चिल्ड्रन, बट फिर भी उनकी एक हैप्पी लाइफ थी, हैप्पी मैरिड लाइफ थी। एंड एन रेडक्लिफ उनको कहती थी मेरे क्लोजेस्ट रिलेटिव, अपने हस्बैंड को, एंड फ्रेंड। सो एक अच्छा रिलेशन उनके बीच में था। एन ने 5 नॉवेल्स लिखे जिनको वो रोमांस कहती थी। फर्स्ट नॉवल उनका था द कासल ऑफ एथलिन एंड डबनेबिन डनबेन। 1789 में ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद हर साल इन्होंने लगातार 3 नॉवल पब्लिश किए, 1789 में, 90 में एंड 91 में। तीनों नॉवेल्स को इन्होंने एनोनिमसली पब्लिश किया, बट जो थर्ड नॉवल है उसके सेकंड एडिशन में, सेकंड पब्लिकेशन, जब सेकंड टाइम पब्लिश हो रहा था, उसमें इन्होंने अपना नाम दिया। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनकी लाइफ में चल रही थी। इन्होंने फिर लिखा द मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो, इनका जो 4th नॉवल है। इसके 4th नॉवल के पब्लिश होते ही इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस टाइम पे जो नॉवलिस्ट्स हैं उनको एक मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशर को देने के 10 पाउंड मिलते थे, बट इनको इनके पब्लिशर ने 500 पाउंड्स दिए। सो आप इसी बात से समझ सकते हैं। एंड लेटर ऑन 1790s में इनको 800 पाउंड्स भी मिले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब 10 पाउंड और 500 एंड 800 में एक बहुत बड़ा गैप है। सो इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी और हम ये कह सकते हैं कि शी वॉज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल राइटर ऑफ हर टाइम। अपने टाइम की हाईएस्ट प्रोफेशनल पेड राइटर थी ये। एंड इनका अगर लास्ट नॉवल जो है, इनका लास्ट नॉवल है गैस्टन दे ब्लॉन्डेविले, जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था पॉस्ट्यूमसली, एंड 1826 में वो पब्लिश हुआ था। सो ये इनकी लाइफ की कुछ डिटेल्स हैं। इनके वर्क्स को बहुत बड़े बड़े महान राइटर्स जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, पी बी शैले, जॉन केट्स, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, मैथ्यू ग्रेगरी लुइस एंड रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन
और उसके साथ साथ लॉर्ड बायरन, इन सब ने इनको काफ़ी अप्रिशिएट किया है, इनके वर्क्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया है, रीड किया है, उससे इंस्पिरेशन ली है। बायरन की अगर बात करें तो बायरन ने बायरॉनिक हीरो का जो कैरेक्टर स्केच बनाया है, जिसकी वजह से वो पॉपुलर भी हैं, उसका जो आइडिया था उन्होंने से लिया था, एन रेडक्लिफ से लिया था। सो ये सब तो हो गया इनका बायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। अब हम डिस्कस करते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन रेडक्लिफ्स फुल नेम। एन रेडक्लिफ का फुल नेम क्या है? सो एन को जो रेडक्लिफ है वो अपने हस्बैंड से मिला था। एन का फुल नेम है एन वॉर्ड रेडक्लिफ। डी विल बी द आंसर, एन वॉर्ड रेडक्लिफ। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड एन रेडक्लिफ लिव। कौन सी सेंचुरी में एन रेडक्लिफ जी रही थी? सो हम पढ़ रहे हैं रोमांटिक एज। रोमांटिक एज है 18th सेंचुरी। सो सी विल बी द आंसर, 18th सेंचुरी विल बी द आंसर। Anne Radcliffe is best known for her contributions to which literary honor? कौन से literary honor में इन्होंने अपना contribution सबसे ज़्यादा दिया है? So इन्होंने एक ही तरह के novels लिखे हैं। सो ऑप्शंस देख लेते हैं, रोमांटिक पोइट्री, गोथिक फिक्शन, सटेरिकल कॉमेडी, हिस्टोरिकल ड्रामा। सो बी विल बी द आंसर। इन्होंने गोथिक फिक्शन लिखा है, गॉथिक नॉवेल्स लिखे हैं जिसमें कि भूत की चीज़ें हों, गोस्टली चीज़ें होती हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, फियर, टेरर, ये सारी चीज़ें होती हैं। What is the title of Anne Radcliffe's most famous work, often considered as a quintessential गॉथिक नॉवल? सो क्विंटेसेंशियल का मतलब क्या होता है कि अपने आप में ही कोई परफेक्ट एग्जाम्पल होना, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। सो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, नॉर्थैंगर एबे, द मॉन्क, द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो एंड वुदरिंग हाइट्स। सो सबसे फेमस जो गॉथिक नॉवल है इनका, किसको हम कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे सी, द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो। बाकी के नॉवेल्स तो अदर राइटर्स के हैं, बट हाँ आपको सारे ऑप्शंस इस तरह के क्वेश्चन में सारे जो ऑप्शंस हैं वो इन्हीं के नॉवल से मिल सकते हैं। ये मैंने इसीलिए चेंज करके आपको क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आपका ध्यान सिर्फ जो परफेक्ट डिटेल आपके माइंड को ग्रैब करनी है बस वो ही आप करो, ताकि पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको एकदम से क्लिक हो कि हाँ ये आंसर है। वेयर वॉज एन रेडक्लिफ बोर्न? एन रेडक्लिफ का जन्म कहाँ पर हुआ था? लंदन, पेरिस, बाथ या रोम? इनका जन्म हुआ था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरोइन इन एन रेडक्लिफ्स द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो? मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो की हीरोइन। सो सबसे फेमस नॉवल भी इनका ये है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको डिटेल में करके जाना है। इसके सारे कैरेक्टर्स के नेम, सारी सिचुएशन, सेटिंग, कौन से ईयर में इसकी सेटिंग है, कब ये पब्लिश हुआ। सो इस नॉवल को प्लीज डिटेल में पढ़ के जाना। बाकी के 4 नॉवल्स अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो एक टाइम हम स्किप कर सकते हैं, बट कोशिश करना कि द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो आप पढ़ के जाओ, इटालियन पढ़ के जाओ। सो 2-3 नॉवेल्स तो एटलीस्ट इनके समरीज एटलीस्ट पढ़ के जाना, मैं फुल नॉवल नहीं कह रही हूँ। सो जो मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो की हीरोइन है वो है डी एलिजाबेथ बैनेट, नहीं सॉरी बी एमिली सेंट ओबर्ट। बी एमिली सेंट ओबर्ट इनकी इस नॉवल की हीरोइन है। सारी कहानी जो है एमिली को बचाने की इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ एन रेडक्लिफ्स फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल? सबसे पहला जो एन रेडक्लिफ का नॉवल है उसका नाम क्या है? ये सारे नॉवेल्स जो मैंने यहाँ ऑप्शन में दिए हैं ये एन रेडक्लिफ के हैं। इसका आंसर है सी, द कासल्स ऑफ एथलिन एंड डनबेन। इसका नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट नॉवल ये है, लास्ट नॉवल का नाम आपको याद रखना है, एंड फोर्थ नॉवल जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी ऑथर को मिली थी, वो है द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो। Anne Radcliffe is often credited with pioneering which aspect of Gothic fiction? Gothic fiction तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, बट Gothic fiction जो एन रेडक्लिफ ने लिखा है उसमें कौन से फीचर्स हैं या उन्होंने किस तरह के गॉथिक फिक्शन लिखे हैं? सो बेसिकली एन रेडक्लिफ ने अपने नॉवेल्स में गॉथिक फिक्शन तो लिखा है बट उसमें कहीं भी भूत, गोस्ट अपीयर नहीं होते।
सो ऑप्शंस देखते हैं, द यूज ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, द एक्सप्लोरेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेरर, द इंक्लूजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, द फोकस ऑन हिस्टोरिकल सेटिंग्स। सो बेसिकली अगर हम गोथिक फिक्शन की बात करें, जनरली गोथिक फिक्शन में क्या होता है कि भूत प्रेत आत्माएं या इस तरह की सेटिंग की जाती है कि उल्लू रो रहे हैं। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सस्पेंस के थ्रू गॉथिक एलिमेंट को जिंदा रखा है अपने नॉवेल्स में। सस्पेंस ये कहते हैं कि जो सस्पेंस होता है वो रीडर के अंदर एक टेरर क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकली उसके ऊपर प्रेशर होता है। जैसे कुछ मूवीज में आपने देखा होगा कि अंधेरा कर देते हैं और इस तरह की सिचुएशन दिखाते हैं कि जो हीरो है वो दरवाजा खोलने वाला है और हमें लगता है कि बस अभी कुछ होगा इसके साथ, ये दरवाजा ना खोले, है ना। सो उस तरह का जो इम्पैक्ट है वो इन्होंने डालने की कोशिश की है। सो इसका आंसर होगा बी, द एक्सप्लोरेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेरर। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर चर्चा भी की है कि इन्होंने कोई गोस्ट या ऐसी फिगर्स को डायरेक्टली पिक्चर आउट नहीं किया है अपने नॉवेल्स में, बट फिर भी गॉथिक नॉवेल्स की कैटेगरीज में इनके नॉवेल्स को रखा जाता है। In Anne Radcliffe's novels, the mysterious and foreboding landscapes often serve as symbols for. So, इसके options देख लेते हैं, romantic love, social class struggles, the sublime and the supernatural, and political intrigue. इसका आंसर आएगा द सबलाइम एंड द सुपर नेचुरल। सो क्वेश्चन क्या है कि एन रेडक्लिफ के जो नॉवेल्स हैं उसमें जो मिस्टीरियस लैंडस्केप्स हैं, फोरबोर्डिंग एंड मिस्टीरियस जो लैंडस्केप्स हैं, जो जगहें उन्होंने ली हैं, जैसे उन्होंने कासल्स लिए हैं, पुरानी बिल्डिंग्स ली हैं, तो वो किस चीज़ के सिंबल्स हैं या उसमें हमें क्या चीज़ मिलती है उससे। एक तो हमें सब्लिमिटी, एक अलग तरह की ब्यूटी हमें मिलती है, सबलाइम का हमें एक्सपीरियंस होता है, प्लस सुपर नेचुरल जो चीज़ें हैं वो हमें पता लगती हैं। सो सुपर नेचुरल एज सच कोई भूत वगैरह नहीं है, बट उन बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उससे एक घोस्टली फील आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेनियस मोंक इन एन रेडक्लिफ्स द इटालियन। द इटालियन इनका एक बहुत अगेन फेमस नॉवल है। इसमें जो मोंक है, विलेनियस मोंक, उसका क्या नाम है, जो विलन है उसका क्या नाम है, एम्ब्रोजियो या मोंटोनी या विवेल्डी या फिर स्केडोनी। सो इसका आंसर है डी, स्केडोनी। इसमें एक मोंक है स्केडोनी जो मिस्टीरियस भी है और जो विलेनियस भी है, उसके सारे इंटेंशंस जो हैं वो गलत होते हैं। इन द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, what is the significance of the castle of Udolpho in the plot। so जो castle है जिसके नाम पर पूरा टाइटल है, उसका क्या significance है। it is a place of romance and love, it is the setting of a mysterious murder, a place of supernatural occurrences, it is a peaceful retreat for the protagonist। सो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी, ए प्लेस फॉर सुपर नेचुरल अकरेंसेस। वैसे तो ये जो कैसल ऑफ यूडोल्फ है बहुत सारी चीज़ों का सिंबल है, बहुत सारी चीज़ें सिग्निफाई करता है, बट बेसिकली इसको इसलिए दिखाया गया है कि ये सुपर नेचुरल अकरेंसेस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which term is often associated with Anne Radcliffe's style of Gothic fiction, characterized by creating fear and suspense through elaborate and mysterious descriptions। कौन सी टर्म को हम यूज करेंगे जिस तरह से एन रेडक्लिफ जो है गॉथिक फिक्शन को दिखाती है। सो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, ग्रैंड गुइग्नॉल, रोमांटिक रियलिज्म या सेंटिमेंटलिज्म या टेरर गॉथिक। सो इसका आंसर रहेगा टेरर गॉथिक। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रैंड गुइग्नोल, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है एक थिएटर था पेरिस में, ग्रैंड गुइग्नोल, वहां पर कुछ हॉरिफाइंग नेचर के ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट की चीज़ें जो है प्रेजेंट की जाती थी, दिखाई जाती थी, परफॉर्म होती थी। उस जगह पर जो चीज़ें दिखाई जाती थी उसको हम ये कहते हैं ग्रैंड गुइग्नोल। सो जो हमारी ऑथर हैं उनके जो नॉवेल्स हैं उनको हम ग्रैंड गुइग्नोल नहीं कहेंगे क्योंकि वो पेरिस में उस तरह से थिएटर ऑफ पेरिस में नहीं दिखाए गए थे। इनको, इनके जो गॉथिक फिक्शन के वर्क्स हैं उसको हम कहते हैं टेरर गॉथिक। क्योंकि अगर आपसे पूछा भी जाए, ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है कि जो
एन रेडक्लिफ है वो उनका मोटिव क्या था, उनकी थीम क्या थी, उनका जो मोटिव था ऐसे नॉवेल्स का रीडर्स के अंदर एक टेरर क्रिएट करने का, उनका टेरर एंड हॉरर दो अलग अलग चीजें हैं जो कि ऑथर ने खुद एक स्टेटमेंट में कहा है, उसको लाना रीडर्स के अंदर, दैट वाज द मेन मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो व्हाट इज द रोल ऑफ मोंटोनी। सो मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो में एक मेजर कैरेक्टर है मोंटनी, उसको किस रोल के लिए इसमें दिखाया गया है। इसका आंसर रहेगा कि वो एक विलन है, गॉथिक विलन है, मिस्टीरियस एंड गॉथिक विलन है। बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ एन रेडक्लिफ्स लास्ट पब्लिश्ड नॉवल। सो फर्स्ट और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट। सो इसमें जो लास्ट नॉवल है वो है द गैस्टन डे ब्लॉन्डेविले। डी विल बी द आंसर, जो कि डेथ के बाद इनकी पब्लिश हुआ था 1826 में, मैंने आपको पहले भी बताया था। इन द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो द कैरेक्टर वैलेंकोट इज नोन फॉर हिज। जो वैलेंकोट कैरेक्टर है द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये किस चीज के लिए जाना जाता है, क्रूएलिटी एंड विलेनी नहीं, वो क्रूअल नहीं है। हीरोइक एंड रोमांटिक क्वालिटीज, वो इसका हीरो है मेन, जिसकी शादी होती है हमारी हीरोइन के साथ। सो हीरो है तो हीरोइक एंड रोमांटिक क्वालिटीज उसमें दिखती हैं। बी विल बी द आंसर। सुपर नेचुरल पावर्स उसके अंदर नहीं है, ना वो कनिंग है, ना वो डिसीटफुल है, दिखावा उसे नहीं आता। ही इज रियल रोमांटिक कैरेक्टर जो डैशिंग है, एंथ्यूजियास्टिक है और नॉबल भी है। अब अगर उसके कैरेक्टर को देखें तो काफी नॉबल है, यंग है, बट उसके अंदर बस एक कमी है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। ही लैक्स वेल्थ। एंड जो हीरोइन है उसके फादर को भी वो एक सूटेबल मैच लगता है अपनी बेटी के लिए, एंड एट लास्ट इन दोनों का पैचअप हो जाता है, हीरोइन एंड हीरोइन का। Which famous English writer expressed admiration for Anne Radcliffe's work and her ability to create terror? कौन से फेमस इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने एन रेडक्लिफ के वर्क्स को अप्रिशिएट किया है, उनके टेरर क्रिएट करने की एबिलिटी को अप्रिशिएट किया है? विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, लॉर्ड बायरन या ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली इनके वर्क्स को सबने ही अप्रिशिएट किया है, और लॉर्ड बायरन ने तो अपने बायरॉनिक हीरो को मॉडल किया है एन रेडक्लिफ के एक कैरेक्टर स्केडोनी के ऊपर। स्केडोनी एक कैरेक्टर है, हमने अभी पीछे पढ़ा था 10th क्वेश्चन में, स्केडोनी के ऊपर मॉडल किया है, बेस किया है बायरॉनिक हीरो को। Anne Radcliffe's novel The Italian is set in which historical period and location? So past में जो है इसको सेट किया गया है द इटालियन को, तो उसमें कौन सी लोकेशन पे इसको सेट किया है? मिडवल इंग्लैंड या नेपल्स एंड सदर्न इटली, विक्टोरियन एरा लंदन या एंशियंट ग्रीस। सो बी विल बी द आंसर, नेपल्स एंड साउथ इटली में उन्होंने सेट किया है। एंड ऐसा माना भी जाता है कि जब इन्होंने अपने सारे नॉवेल्स लिख दिए थे उसके बाद ये जो भी सेटिंग इन्होंने अपने नॉवेल्स में रखी थी उन जगहों पर कभी नहीं गई जहां पर भी इन्होंने गोथिक एलिमेंट्स दिखाए थे, और कभी भी इन्होंने उन जगहों को विजिट नहीं किया, उन कंट्रीज को विजिट नहीं किया। सो इसका आंसर रहेगा नेपल्स एंड सदर्न इटली। जो ये नॉवल है ये पब्लिश हुआ था 1797 में, द इटालियन पब्लिश हुआ था 1797 में, एंड इसकी जो सेटिंग है वो 1758 में की गई है। 1758 का इटली का सीन इसमें दिखाया गया है, उस तरह की लोकेशन है। What is the primary emotion that Anne Radcliffe's novels aim to evoke in readers? कौन सा इमोशन जो है एन रेडक्लिफ चाहती थी कि जो उनके रीडर्स हैं उसमें इवोक हो? जॉय, टेरर, रोमांस या फिर ह्यूमर? सो वो चाहती थी कि एक, क्योंकि वो गॉथिक नॉवेल्स लिख रही है, सो जो कोई गॉथिक मूवीज बनाते हैं, भूत वाली मूवीज बनाते हैं, उनका मेन एक ही मोटिव होता है कि एक टेरर क्रिएट करना। ऐसा नहीं है कि वो सच में चाहती थी कि लोग डर के रहें, बट उसको रीड करते हुए जो इमोशन सुपीरियर होना चाहिए वो टेरर होना चाहिए। सो बी विल बी द आंसर। Anne Radcliffe was married to a prominent journalist and editor.
What was his name? So इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी हुई थी विलियम रेडक्लिफ के साथ, जो कि ऑक्सफोर्ड के एक स्टूडेंट थे और जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, ऑथर थे। ठीक है। नेक्स्ट है, एन रेडक्लिफ्स novels आर कंसीडर्ड precursors to which literary honor that emerged in the 19th century? गॉथिक नॉवल, साइंस फिक्शन, फैंटेसी लिटरेचर, रियलिज्म। सो बार बार गॉथिक 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 इसलिए आ रहा है क्योंकि एन रेडक्लिफ ने अपने पांचों नॉवेल्स को गॉथिक फ्रेमवर्क में लिखा है, एंड इनसे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी चीज के ऊपर बनते हैं। तो बार बार इसलिए आ रहा है ताकि आपको याद रहे, आप भूले नहीं। एन रेडक्लिफ्स राइटिंग स्टाइल इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसा राइटिंग स्टाइल था एन रेडक्लिफ का? सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, या इलैबोरेट एंड मिस्टीरियस डिस्क्रिप्शंस, सैटिरिकल एंड ह्यूमरस टोन, फिलोसॉफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज? इसका जो आंसर है वो रहेगा बी, इलैबोरेट एंड मिस्टीरियस डिस्क्रिप्शन। अब जो एन रेडक्लिफ हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही एक सुपर नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती थी। सो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो उनका राइटिंग स्टाइल है वो इलैबोरेटिव है एंड उसमें मिस्टीरियस डिस्क्रिप्शन हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी डिवाइस इज कॉमनली एम्प्लॉयड बाय एन रेडक्लिफ टू क्रिएट सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन इन हर नॉवेल्स? कौन सी डिवाइस उन्होंने यूज की है ताकि वो सस्पेंस को क्रिएट कर सकें, ताकि लोगों के अंदर वो हो भावना, ऐसी भावना है कि भी कुछ सस्पेंसफुल होने वाला है, कुछ होने वाला है। आयरनी, फोरशैडोइंग, एलिगरी या सटायर? सो उन्होंने यूज किया है फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग क्या होता है? फोरशैडोइंग होता है जब हमें थोड़ा थोड़ा फ्यूचर के कुछ इमेजेस हमारे माइंड में दिखाई देने लगे। उससे क्या होता है, उससे एक अलग तरह का एक्सपीरियंस रीडर्स को फील होता है कि अच्छा इसको ये चीज दिखाई थी। सो फोर शैडोइंग, जिसमें हम फ्यूचर को देख सकते हैं, एग्जैक्ट फ्यूचर नहीं देख सकते बट हमें ऐसे आभास सा होता है कि हाँ कुछ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो व्हाट इज द फेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट एमिली सेंट ओबर्ट, ओबर्ट्स फादर? सो जो हीरोइन है एमिली, उसके फादर का क्या फेट था, लास्ट में क्या हुआ था उसके फादर के साथ? ही इज मर्डर्ड, ही डाइज ऑफ नेचुरल कॉजेज, ही बिकम्स अ हर्मिट, या ही बिकम्स अ किंग? सो अगर आप कहानी देखोगे, इनके फादर का भी डिस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो में। इनके फादर की डेथ जो है काफ़ी जल्दी हो गई थी, नॉवल में अर्ली हो गई थी, एंड इनकी जो डेथ है वो नेचुरल कॉजेज से हुई थी, नेचुरल रीजन से हुई थी। एंड डेथ बेड वाला जो सीन है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिसमें जो मिस्टर ऑबर्ट हैं वो अपनी बेटी को ज्ञान दे रहे हैं, कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं कि उसको लाइफ में किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, इमोशंस को प्रेफर नहीं करना चाहिए, एक प्रैक्टिकल तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। सो ये वाला जो सीन है ये भी इम्पोर्टेंट है इस नॉवल का। When Emily returns to La Valley after her father's death, what animal greets her? कौन से एनिमल ने उसको वेलकम किया था जब वो अपने फादर की डेथ के बाद ला वैले में वापस आई थी? ए डक, ए हॉर्स, ए डॉग एंड ए गोट? ए डॉग, सी विल बी द आंसर। एक डॉग ने उसको वेलकम किया था। लास्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर डज द नॉवल बिगिन? ये जो मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो है ये कहानी कौन से टाइम पर सेट है? 1230, 1584 या 1794 या 1789? हमें कंफ्यूज नहीं होना है, पास्ट में ये कहानी सेट है 1584 में। सो बी विल बी द आंसर। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम अब कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना अच्छे से रिवाइज करें, स्टे हेल्दी, बीमार मत होएं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि मैम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई एंड मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ। सो आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए और मेंटली प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक जॉब है, जो काम कर रहे हैं एंड कम समय है, उन लोगों के लिए मेरा एक ही सजेशन है, उनको अपनी लाइफ के फालतू के सारे काम छोड़ देने चाहिए। फालतू के काम कौन से होता है? जिनके बिना जो है सर्वाइवल हो सकता है, वो इस टाइम पे, इस एक सवा महीने बस वो ही काम करें
जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपना टाइम निकालना चाहते हैं तो एक्सक्यूज ढूंढने की बजाय आप ये सोचो कि अच्छा ये 10 काम मैं इस एग्जाम के बाद भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस तरह से अगर आप मैनेज करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप बीमार ना हो। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीमारी हमारे हाथ में नहीं होती, बट कुछ हद तक होती है। हम अगर अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट को कंट्रोल रखें और टाइम से सोएं और एक शेड्यूल बना के चलें तो हम डेफिनेटली अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को भी मेरा यही सजेशन रहेगा। थैंक यू सो मच।